विषय है उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक। ध्यान से सुनिए, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपीएसएससी की सभी परीक्षाओं में आप देखेंगे कि इस खंड से 1 या 2 प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। एक भी तथ्य छूटना नहीं चाहिए। जो कुछ भी यहाँ बताया जा रहा है उसे सीधे नोट करते चलिए। हम पूरी जानकारी को क्रम से लाइन दर लाइन समझेंगे, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रदेश की पहचान यानी राजकीय चिन्ह, जिसे हम स्टेट एम्बलम कहते हैं। हाँ, और वर्दी का सपना देखने वालों के लिए ये पहला कदम है। इसलिए हमारा मेमोरी लाइन है, वर्दी का सपना, राजकीय चिन्ह अपना। बिल्कुल, इसे दिमाग में बैठा लीजिए। तो राजकीय चिन्ह का स्वरूप देखिए। ये एक वृत्त मतलब एक सर्कल के भीतर बना है। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जिसे सीधे नोट करना है वो है इसकी स्वीकृति का वर्ष। जी, इस चिन्ह को सन 1938 में अपनाया गया था। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। 1938 आजादी से भी पहले। हाँ, और इसका उपयोग होता है जो ऑफिशियल गवर्नमेंट सील होती है उसकी तरह। अब चिन्ह के भीतर के प्रतीकों को समझना जरूरी है। प्रश्न यहीं से बनते हैं। जी, इसमें एक तीर धनुष है, 2 मछलियां हैं और 3 तरंग वाली रेखाएं हैं। अब इन प्रतीकों का अर्थ समझिए, यहाँ गलती मत कीजिए। जो तीर धनुष है वो भगवान श्री राम का प्रतीक है। इसका सीधा संबंध अयोध्या और हमारी महान विरासत से है। और जो 2 मछलियां हैं वे अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक है। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है, इसे इसी रूप में याद रखना है। सही कहा, यह हमारे प्रदेश की गंगा जमनी तहजीब को भी दिखाता है। बिल्कुल, और अंत में वो जो 3 तरंगे या लहरदार लाइनें हैं, वे गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम का प्रतीक है जो प्रयागराज में है। परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि चिन्ह में कितनी तरंग लाइनें हैं। तो उत्तर है 3। ये संगम की धाराओं को दर्शाती हैं। तो याद रखने के लिए एक लाइन में इसे समेट लेते हैं। राम का धनुष, अवध की मछली और संगम की धारा। इस एक लाइन में तीनों प्रतीक और उनके अर्थ समाहित हैं। चलिए अब राजकीय पशु पर आते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। इसका एक और नाम है जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, दलदली हिरण या स्वॉन्क डियर। दोनों नाम याद रखने हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसका नाम बारहसिंगा इसके सींगों की वजह से पड़ा है। इसके सींगों में 12 या उससे भी अधिक शाखाएं होती हैं। ये एक स्तनधारी मतलब मैमल और शाकाहारी प्राणी है जो घास और दलदली क्षेत्रों में रहता है। अब इसके निवास स्थान और संरक्षण की स्थिति पर ध्यान दें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में यह मुख्य रूप से दुधवा नेशनल पार्क में पाया जाता है। इसके अलावा किशनपुर और कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य में भी मिलता है, पर दुधवा का नाम विशेष रूप से याद रखना है। और सबसे जरूरी तथ्य जिसे स्टार मार्क कर लीजिए वो है इसकी संरक्षण स्थिति। IUCN की रेड लिस्ट में बारहसिंगा को असुरक्षित यानी वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। यह प्रश्न सीधे परीक्षा में पूछा जाता है। तो बारहसिंगा की IUCN स्थिति क्या है? वल्नरेबल। इसे याद रखने का तरीका भी सीधा है, दुधवा के जंगल में बारहसिंगा का मंगल। इससे इसका मुख्य निवास स्थान हमेशा याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं राजकीय पक्षी की ओर। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। इसे क्रॉन्च या क्रेन भी कहते हैं। इसके बारे में एक तथ्य रट लीजिए, ये दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। हाँ, इसकी ऊंचाई लगभग 5 से 6 फीट तक होती है। सारस की एक और विशेषता है जो इसे अद्वितीय बनाती है और जिस पर प्रश्न भी बनता है, वो है इसकी एक निष्ठता यानी मोनोगेमी। इसका अर्थ है कि यह जीवन में केवल एक ही साथी बनाता है और जीवन भर उसी के साथ रहता है। बिल्कुल, इसीलिए सारस को प्रेम और वफादारी का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि यदि जोड़े में से एक की मृत्यु हो जाए तो दूसरा भी वियोग में अपने प्राण त्याग देता है। तो परीक्षा में प्रश्न सीधा आएगा, अजन्म एकनिष्ठता या लाइफ लॉन्ग मोनोगमी के लिए कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है? सारस। इसकी ऊंची उड़ान और वफादारी को याद रखने के लिए ये लाइन ध्यान में रखें। ऊंची उड़ान और लंबी गर्दन, सारस है यूपी का दर्पण। अब बात करते हैं राजकीय वृक्ष की। हमारा राजकीय वृक्ष है अशोक, जिसका पूरा नाम है सीता अशोक। इसका वैज्ञानिक नाम कई बार पूछा गया है, इसे कंठस्थ कर लें। सराका इंडिका। सराका इंडिका। ये एक सदाबहार मतलब एवरग्रीन वृक्ष है, यानी हमेशा हरा भरा रहता है। ये वृक्ष अपनी घनी छाया के लिए जाना जाता है और आंधी तूफान में भी स्थिर रहता है। और इसका धार्मिक महत्व भी बहुत है।
जी, हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों ही धर्मों में इसे पवित्र माना जाता है। इसकी पत्तियों का उपयोग पूजा पाठ में भी होता है। वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से इसका कुल या फैमिली भी पूछा जा सकता है। ये लेग्यूमिनोसी कुल का पौधा है। इसके अलावा ये एक महत्वपूर्ण औषधीय वृक्ष भी है। तो एक तरह से ये दुआ भी है। चलिए अब राजकीय पुष्प पर आते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश। इसका एक उपनाम बहुत प्रसिद्ध है और परीक्षा में सीधा पूछा जाता है। जंगल की आग या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। वन अग्नि भी कहते हैं। इसे ये नाम इसलिए मिला क्योंकि बसंत ऋतु में जब इसके गहरे लाल और नारंगी फूल खिलते हैं तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे जंगल में आग लगी हो। इसके अन्य नाम भी याद रखने हैं। हाँ, टेसू, ढाक और किंचुक। पलाश के फूलों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारंपरिक उपयोग है। बिल्कुल, प्राचीन काल से ही होली के प्राकृतिक और त्वचा के लिए सुरक्षित रंग इसके फूलों से बनाए जाते थे। ये प्रश्न बन सकता है परीक्षा में। हाँ, और वनस्पति विज्ञान के अनुसार ये फैबेसी कुल का पौधा है। और ये एक पर्णपाती मतलब डिसिडुअस वृक्ष है, यानी पतझड़ में अपनी पत्तियां गिरा देता है। इसे याद रखने के लिए जंगल में लगी आग, पलाश का है ये राग। अब बात राजकीय मछली की। उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली है चीतल। इसका एक और स्थानीय नाम है मोए। इसे फेदरबैक भी कहते हैं। इसकी पहचान बहुत सरल है। इसका शरीर चांदी जैसा चमकीला होता है और इसकी पीठ के निचले हिस्से पर काले रंग के गोल धब्बे होते हैं। यही धब्बे इसकी मुख्य पहचान है। अच्छा, तो पहचान से जुड़ा प्रश्न आ सकता है। जी, अब आगे बढ़ते हैं राजकीय जलीय जीव पर। यहाँ मछली और जलीय जीव में भ्रमित नहीं होना है। सही कहा। उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव है गांगेय डॉल्फिन, यानी गैंगेटिक डॉल्फिन। इससे जुड़े दो तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला, इसे 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। और दूसरा, हर साल 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ये दोनों वर्ष 2009 और तारीख 5 अक्टूबर परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गंगा डॉल्फिन को गंगा का टाइगर भी कहा जाता है। यह नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण सूचक भी है। मतलब जहां डॉल्फिन मौजूद है, माना जाता है कि वहां का पानी अपेक्षाकृत स्वच्छ है। अगला है राजकीय खेल। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है। यह भारत का राष्ट्रीय खेल भी माना जाता है, इसलिए इसे याद रखना आसान है। परीक्षा में क्रिकेट या कबड्डी से भ्रमित ना हो। बिल्कुल, हॉकी शारीरिक क्षमता और टीम वर्क का प्रतीक है। स्टिक और बॉल हॉकी है बेमिसाल। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, राजकीय भाषा। ये खंड अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ से तारीखों और वर्षों पर सीधे प्रश्न आते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी, जिसे 1947 में आजादी के साथ ही अपना लिया गया था। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण वर्ष है 1968। हाँ, ध्यान दीजिए, 26 जनवरी 1968 से प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया। ये वर्ष 1968 बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा को अपनाया गया। यह भाषा है उर्दू। और इसका वर्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है, 1989। तो 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। जी, तो परीक्षा की दृष्टि से 2 वर्ष रट लेने हैं। पहला, हिंदी अनिवार्य हुई 1968 में। दूसरा, उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा बनाया गया 1989 में। इन दोनों वर्षों को भूलना नहीं है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के सभी राजकीय प्रतीक। आज की क्लास में बताए गए हर एक तथ्य, हर एक वर्ष और हर एक वैज्ञानिक नाम परीक्षा की दृष्टि से अनिवार्य है। इस पूरी जानकारी को दोबारा दोहराएं और अपने नोट्स बना लें। कोई भी बिंदु छूटना नहीं चाहिए। अगली क्लास में हम अगले विषय पर चर्चा करेंगे। अनुशासन बनाए रखें और तैयारी करते रहें। क्लास समाप्त।